टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ने वाले हैं और इसका नोट्स हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को मिलाकर लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड कहते किसे हैं। ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक तालमेल होता है। जैसे कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट बोलता है कि मैं सिंगुलर वर्ब के साथ रहूँगा और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो बोलता है कि मैं प्लूरल वर्ब के साथ रहूँगा। इसी को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसका पहले रूल को पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला रूल है, अगर नाउन के अंत में यस या यस लग जाए तो वह प्लूरल हो जाता है, और अगर वही वर्ब के अंत में जब यस या यस लगे तो वह सिंगुलर हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि काऊ एक नाउन है, इसके आगे हमने यस लगा दिया तो वह प्लूरल नाउन बन गया। वहीं पर एक वर्ब है गो, ये प्लूरल है, अगर इसके आगे हमने यस या यस लगा दिया तो यह सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है बेंच, ये एक सिंगुलर नाउन है और इसके आगे हमने यस या यस लगा दिया तो ये हो जाएगा प्लूरल। यहाँ पर एक वर्ब है ईट, अगर इसके आगे हमने यस लगा दिया तो ये हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, तो चलिए हम अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, इससे यह पता चलता है कि जो वर्ब का मूल रूप होता है वो प्लूरल नंबर में रहता है और उसको सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस आगे लगाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम सेकेंड रूल को पढ़ते हैं। यहाँ पर सेकेंड रूल क्या कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है राम रीड्स, तो यहाँ पर देखिए राम एक सिंगुलर नाउन है और इसके आगे सिंगुलर वर्ब लगाया गया। रीड्स एक सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, राम एंड मोहन रीड, राम एंड मोहन दो व्यक्ति हो गए तो इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब चलिए हम कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, वो सेंटेंस जिससे हमें होप या विश का बोध हो। ठीक है, उसमें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गॉड सेव द किंग, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे कि देखिए गॉड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब लगाया है, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर देखिए गॉड ब्लेस यू, गॉड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब लगाया है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ वाक्यों में जैसे आई विश, एज इफ, एज तो जैसे इत्यादि शब्द आते हैं जिससे हमें कोई अभिलाषा की पता चलती है, अभिलाषा या फिर कोई कल्पना का पता चलता है जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे शब्द या फिर ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। जैसे यहाँ पर देखिए आई विश आई वर अ किंग, तो यहाँ पर देखिए जो आई है वो एक सिंगुलर है लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब आया है, वर एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के चला जाता। यहाँ पर देखिए जो आई है वो सिंगुलर है लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही और सारे एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम रूल नंबर 3 पे आते हैं। तो यहाँ पर रूल नंबर 3 है, कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट कुछ इस प्रकार होती है। जैसे कि सबसे पहले आता है नाउन, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन। जैसे हमें यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर द काऊ एक नाउन है, उसके बाद ऑफ एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद राम एक नाउन है। इस प्रकार अगर रहेगा बनावट वाक्य का तो इस केस में क्या करेंगे, देखिए इस ऐसे वाक्यों में वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होता है। जैसे यहाँ पर देखिए द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, यहाँ पर देखिए द वाटर एक नाउन हो गया, उसके बाद ऑफ जो है ऑफ एक प्रीपोजिशन हो गया, अब दिस रिवर क्या है, फिर नाउन आ गया। तो ऐसे केस में क्या होगा ना कि जो वर्ब होगा वो प्रथम नाउन के अनुसार होगा। प्रथम नाउन यहाँ पर कौन है, यहाँ पर द वाटर फर्स्ट नाउन है, तो इसके हिसाब से वर्ब का मतलब चयन होगा। यहाँ पर देखिए द वाटर क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर हार्ड वर्किंग। यहाँ पर देखिए
जो वर्ब है वह फर्स्ट नाउन के हिसाब से है। फर्स्ट नाउन यहाँ पर क्या है, द बॉयज, जो कि प्यूरल है, तो इसके साथ प्यूरल वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम रूल नंबर 4 पे आते हैं। कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट कुछ इस प्रकार होती है। जैसे सबसे पहले आता है इंडिफिनिट नंबर या फिर कोई क्वांटिटी, उसके बाद आता है ऑफ, उसके बाद नाउन। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, प्लेंटी ऑफ एग्स, ए लॉट ऑफ मिल्क। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए लॉट ऑफ क्या दर्शा रहा है, कोई क्वांटिटी दर्शा रहा है, उसके बाद आया ऑफ, उसके बाद आया मिल्क यानी कि नाउन। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, इंडिफिनिट नंबर या फिर अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। तो वाक्य में वर्ब का प्रयोग इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार होगा। इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार मतलब ये सब शब्द है इनके बाद आने वाले नाउन, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार से होगा। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर देखिए प्लेंटी ऑफ एग्स हैव बीन ब्रॉट। तो यहाँ पर देखिए प्लेंटी ऑफ, यहाँ पर जो नाउन है यहाँ पर एक्स है और एक्स क्या है, प्यूरल है, तो यहाँ पर प्यूरल वर्ब के हिसाब से प्यूरल वर्ब लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर है प्लेंटी ऑफ वाटर हैज़ बीन ब्रॉट। यहाँ पर प्लेंटी ऑफ वाटर, तो जो वर्ब है वो प्लेंटी ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार होगा। प्लेंटी ऑफ के बाद आने वाला नाउन कौन सा है, वाटर। तो वाटर क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, इसलिए हम यहाँ पर हैज़ लगाए हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये सब एग्जांपल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए, इतना भी टाइम तो नहीं है कि मैं इस सबको पढूं, ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। ये सब आप देख सकते हैं, ये सब नंबर आपको इंडिफिनिट नंबर की बोध कराते हैं। ये सब जितने भी वर्ड है ये कोई इंडिफिनिट नंबर या फिर क्वांटिटी का बोध कराते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट को बात करते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ए नंबर ऑफ तथा द नंबर ऑफ, इनमें बहुत अंतर होता है। ए नंबर ऑफ का अर्थ होता है कोई, मतलब ए नंबर ऑफ का अर्थ होता है बहुत, जो यहाँ पर देखिए लिखा है ए नंबर ऑफ का अर्थ है बहुत, और द नंबर ऑफ का अर्थ होता है मतलब एक निश्चित संख्या। इसीलिए आप इसको कैसे पहचानेंगे कि देखिए जो द है वो एक डिफिनिट आर्टिकल है, तो जहाँ द लग जाएगा वहाँ कोई निश्चित संख्या का बोध होगा। देखिए यहाँ पर हम कैसे इसको करेंगे, तो ए नंबर ऑफ के बाद वर्ब जो है वो प्यूरल होगा, वहीं द नंबर ऑफ के बाद द नंबर ऑफ कोई डिफिनिट संख्या का बोध करा रहा है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कोई डिफिनिट नहीं है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसके साथ क्या लगेगा, स्टूडेंट एक प्यूरल नाउन है तो इसके साथ लगेगा प्यूरल वर्ब, हैव एक प्यूरल वर्ब है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर एग्जांपल देखिए द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ क्या है, कोई डिफिनिट संख्या का बोध करा रहा है तो इसी के साथ इज होगा, क्योंकि द नंबर ऑफ मतलब कोई फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की जा रही है, तो फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ इज लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पर देखिए यदि ऑफ के पहले द परसेंटेज रहे तो वर्ब सदा सिंगुलर। यहाँ पर फिर देखिए द आ गया, द एक डिफिनिट आर्टिकल है जिससे हमें निश्चित संख्या का बोध होता है, तो द परसेंटेज के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। ठीक है, और यदि ऑफ के पहले परसेंट रहे तो वर्ब ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल रहेगा। चलिए हम इसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे द परसेंटेज, यहाँ पर देखिए एग्जांपल देखिए द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन इज स्मॉल, तो यहाँ पर द परसेंटेज आ गया तो उसके साथ बिना सोचे हमें इज लगा देना है, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगा देना है। यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर है 40% ऑफ द मैंगोज आर रोटेन, तो यहाँ पर देखिए रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि यदि ऑफ के पहले परसेंट रहे, यहाँ पर देखिए ऑफ के पहले परसेंट है तो वर्ब ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार होगा। तो यहाँ ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या है, मैंगोज है, तो जो मैंगोज है, मैंगोज तो प्यूरल है तो इसके साथ प्यूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। आई होप इसे आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम रूल नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 5 क्या है कि कुछ सब्जेक्ट की बनावट कुछ इस प्रकार होती है। जैसे कि सबसे पहले आता है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, उसके बाद आता है ऑफ, उसके बाद आता है प्यूरल नाउन।
यहाँ पर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन मतलब जिससे हमें ग्रुप का बोध हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन मतलब कि अगर किसी ग्रुप के पहले ए लगा दिया जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद ऑफ है, उसके बाद प्लूरल, तो आपको बिना सोचे वर्ब जो है ना हमेशा सिंगुलर कर देना है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर देखिए ए सेट ऑफ सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, उसके बाद ऑफ आया है, उसके बाद प्लूरल नाउन आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ टीम, सेट, बैंड और बंच सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। ऐसे सब्जेक्ट रहने पर वर्ब सदा सिंगुलर नंबर में रहेंगे। जैसे देखिए ए टीम ऑफ, यहाँ पर ए टीम ऑफ आ गया। ए टीम क्या है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, उसके बाद ऑफ आया है, उसके बाद आया है प्लूरल कलेक्टिव नाउन। प्लेयर्स है प्लूरल कलेक्टिव नाउन। तो ऐसे केस में क्या करना है ना कि जो वर्ब है हमेशा सिंगुलर डाल देना है। आपको इसको पहचाना कैसे है, आपको मतलब सबसे पहले सिंगुलर कलेक्टिव नाउन अगर दिख जाए तो आपको बिना सोचे सिंगुलर वर्ब लगा देना है, ठीक है। चलिए हम अब रूल नंबर 6 पर आते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है, यहाँ पर रूल नंबर 6 देखिए, गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमेटी, कंपनी, पब्लिक इत्यादि जूरी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग आपको सिंगुलर मानकर भी कर सकते हैं और आप प्लूरल मानकर भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको सिंगुलर माना, ठीक है, तो अगर आपने इसको सिंगुलर माना तो आपको शुरू से अंत तक इसको सिंगुलर ही मानना पड़ेगा, ठीक है। जिसके लिए इसका वर्ब तथा प्रोनाउन दोनों ही सिंगुलर रखना पड़ेगा। अगर आपने इसको प्लूरल मानकर प्रयोग किया है तो शुरू से अंत तक आपको प्लूरल ही मानना होगा, ठीक है, प्लूरल ही मानना पड़ेगा। और जिसके लिए इसका वर्ब तथा प्रोनाउन शुरू से अंत तक प्लूरल रहना चाहिए। चलिए इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। द जूरी वॉज, हमने इसको सिंगुलर मान लिया, तो जो वर्ब है या फिर जो इसका प्रोनाउन है, प्रोनाउन यहाँ पर देखिए इट्स है, तो प्रोनाउन को हमने सिंगुलर रखा। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखिए, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द जूरी वर, यहाँ पर हमने इसको प्लूरल माना, तो शुरू से अंत तक हमने इसको प्लूरल ही माना है, जिसके लिए इसका प्रोनाउन भी हमने प्लूरल ही रख दिया है। अब यहाँ पर देखिए, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर द जूरी वॉज, इसको हमने सिंगुलर माना, लेकिन इसका जो प्रोनाउन है इसको हमने सिंगुलर नहीं रखा, ठीक है। तो इस वजह से यह सेंटेंस गलत हो गया और नीचे वाला ही करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, इससे तो हमने समझा दिया है। और यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल और देख लेते हैं। द गवर्नमेंट हैव डन सो इन देयर इंटरेस्ट। यहाँ पर द गवर्नमेंट हैव, हमने इसको सिंगुलर माना है, इसको प्लूरल माना है, तो शुरू से अंत तक इसको हमने प्लूरल ही माना है, जिसके लिए इसका जो प्रोनाउन है वो भी हमने प्लूरल कर दिया। देयर एक प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ डन सो इन देयर इंटरेस्ट। यहाँ पर देखिए जो गवर्नमेंट है इसको हमने सिंगुलर मान के प्रयोग किया है, तो इसलिए इसका जो प्रोनाउन है इसको हमने सिंगुलर रखा है, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 7 है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे कोई निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम या वजन का बोध हो, तो प्लूरल रहने पर भी सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट से संख्या का बोध नहीं होकर निश्चित मात्रा या परिणाम का बोध होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 40 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। 40 माइल्स मतलब कोई निश्चित दूरी की बोध हो रही है, तो इसके साथ क्या होगा, अगर कहीं भी निश्चितता का संबंध आ रहा है तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 40 माइल्स एक निश्चित दूरी है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा जो कि इज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 रुपीज़ वाज गिवन टू मी। यहाँ पर देखिए 10 रुपीज़, 10 रुपये एक फिक्स रकम है, तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का उपयोग किया है। यहाँ पर देखिए वाज एक सिंगुलर वर्ब है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट एग्जांपल, 5 टन्स ऑफ कोल इज़ नीडेड फॉर द वर्क। 5 टन एक क्या है, फिक्स मतलब वजन है, तो इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इज एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 8 को पढ़ते हैं। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई व्यक्ति, देश या पुस्तक का नाम हो तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो कोई नाम होता है वो किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है। जैसे यहाँ पर देखिए द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज ए रिच कंट्री। यूनाइटेड स्टेट क्या है, कोई नाम है कंट्री का, तो इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का उपयोग हमने किया है। देखिए यहाँ पर इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है।
यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अरबियन नाइट इज ए पॉपुलर बुक। अरबियन नाइट एक बुक का नाम है, तो बुक के नाम के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, तो इसलिए इसके साथ इज लगाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं इज एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो चलिए हम अब रूल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए रूल नंबर 9 क्या बोलता है, यहाँ पर देखिए रूल नंबर 9 है, यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए तो वह नाउन सिंगुलर नंबर में रहेगा तथा वाक्य में प्रयोग भर भी सिंगुलर भर में रहेगा। ये क्या कह रहा है, चलिए इसे एग्जाम्पल समझते हैं। ये बोल रहा है कि अगर किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए, यानी यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखिए, शिप आफ्टर शिप, यहाँ पर शिप जो है, यहाँ पर शिप नाउन है और इसको प्रीपोजिशन यानी आफ्टर के बाद दोहराया जा रहा है, ठीक है। तो इसके साथ क्या होगा ना कि जो नाउन है वो सिंगुलर रहेगा। यहाँ पर देखिए शिप सिंगुलर है, तो इसके साथ भर भी कौन लगेगा, सिंगुलर भर लगेगा। यहाँ पर चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर देखिए सिटी एक नाउन है और इसको प्रीपोजिशन आफ्टर के बाद दोहराया जा रहा है, ठीक है। तो जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, और सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, सिंगुलर नाउन के साथ लगता है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो इसी प्रकार ये रूल नंबर 9 था। चलिए अब हम रूल नंबर 10 को बढ़ते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 10 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 10 यह कहता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका 2 भाग होता है और इनका एक भाग एक दूसरे से अटैच रहता है, ठीक है। जैसे कि ग्लासेस, शू, पैंट, सीजर, टंग्स यानी कि चिमटा, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में क्या होगा कि अगर इनका प्रयोग किसी वाक्य में है तो अगर देखिए इनका अगर प्रयोग हुआ तो इनको हम प्लूरल मानेंगे, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन अगर इन शब्दों के पहले आपने ए पेयर ऑफ लगा दिया तो ये जो शब्द है ना वह सिंगुलर वर्ब में बदल जाएगा। कैसे, चलिए इसे एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से आपको बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए माई सीजर आर शार्प, माई सीजर है तो ये एक प्लूरल है, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, आर लगाया। यहाँ पर देखिए ए पेयर ऑफ शूज, अगर हमने इसी शब्द के पहले अगर हमने पेयर लगा दिया तो ये जो शब्द है वह सिंगुलर बन जाएगा, और सिंगुलर बन जाएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ पर देखिए वाज एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो इसे आप पढ़ सकते हैं अपने से भी और पढ़ के समझ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर रूल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, जैसे फर्नीचर, सीनरी हो गया, लगेज हो गया। सीनरी मतलब प्राकृतिक दृश्य और लगेज मतलब सामान हो गया। तो ये हमेशा ही अपने से सिंगुलर वर्ब में रहते हैं, अपने से ही सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। क्योंकि ये सिंगुलर हैं, ये सब शब्द सिंगुलर है तो इसीलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल देखते हैं, ऑल हिज फर्नीचर इज गुड। यहाँ पर फर्नीचर क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग। जो कश्मीर का प्राकृतिक दृश्य है वह देखने लायक है। यहाँ पर सीनरी क्या है, यहाँ पर देखिए सीनरी एक सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। और इसके साथ एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मिल्टन पोएट्री इज इमोर्टल। जो मिल्टन की पोएट्री है वो अमर है। तो यहाँ पर देखिए पोएट्री क्या है, एक सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर पोएट्री का भी नाम लिया गया है, देखिए यहाँ पर पोएट्री है ना। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीपुल, फोल्क। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पीपुल, फोल्क, केटल, चिल्ड्रेन इत्यादि प्लूरल शब्द हैं तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर देखिए सम पीपुल, पीपुल क्या है, एक प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो डिसलाइक है, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए जो डिसलाइक है ये प्लूरल वर्ब है, क्योंकि इसके आगे यस या यस नहीं लगा तो इसलिए ये प्लूरल वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। द पुलिस क्या है, एक प्लूरल है तो इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग किया है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कुछ ऐसे विषय
बीमारी, खेल तथा स्थानों के नाम है जिनके अंत में यस लगा रहता है, फिर भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि ये शब्द भी, ये सब जितने हैं ना, ये भी सिंगुलर में आते हैं, ये भी एक सिंगुलर में आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बीमारियों के नाम मीसल्स मम्स, खेलों के नाम बिलार्ड डार्ट्स, स्थानों के नाम वॉल्स एंथेन द यूनाइटेड स्टेट, ये सब अपने से ही सिंगुलर में रहते हैं, तो इनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल देखते हैं, मीसल्स इज ए डेंजरस डिजीज, मीसल्स क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब इज आया है। यहाँ पर देखिए द यूनाइटेड स्टेट इज ए ग्रेट कंट्री, ये जो स्थानों के नाम होते हैं उसके साथ मैंने पहले भी आपको बताया कि नाम के पहले इज आएगा या फिर सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यहाँ पर वो रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए एक एक्सेप्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये डी वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में वेजेस को प्लूरल माना गया है। जैसे यहाँ पर देखिए हिज वेजेस आर 5000 ए मंथ, उसका पगार 5000 एक महीने का है। ठीक है, वेजेस इसको हमने प्लूरल माना है, तो इसके साथ क्या है, प्लूरल वर्ब आया है। लेकिन बाइबल की इस पंक्ति के प्रयोग नाउन की तरह हुआ है, बाइबल की इस पंक्ति में इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन की तरह हुआ है। जैसे देखिए द वेजेस ऑफ साइन इज डेथ, मतलब कि पाप का जो पगार है वो मृत्यु है। यहाँ पर देखिए वेजेस तो प्लूरल है लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर इज जो है वो सिंगुलर, तो ये एक एक्सेप्शन है। तो अगर आपको कहीं भी ये सेंटेंस दिखे तो आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें। यहाँ पर देखिए चलिए अब रूल नंबर 12 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 12 क्या कहता है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट द एडजेक्टिव हो तो वर्ब प्लूरल होगा। आपको बिना सोचे आपको प्लूरल वर्ब ठोक देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए एग्जांपल देखते हैं। द पुअर आर हॉनेस्ट, द पुअर, पुअर क्या है कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण है, तो इसके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब आएगा। यहाँ पर देखिए द ब्लाइंड, ब्लाइंड एक क्या है, विशेषण है, कैन नॉट सी, तो यहाँ पर देखिए सी, सी एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर और एग्जांपल देखते हैं। द वर्चुअस आर ब्लेस्ड, वर्चुअस मतलब होता है धार्मिक, मतलब ये एक गुण है, तो इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम रूल नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ पर चलिए हम रूल नंबर 13 को पढ़ते हैं। रूल नंबर 13 क्या कहता है कि मैनी ए एन के बाद नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर में रहते हैं। उसी प्रकार मोर देन वन के बाद नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर में नंबर में रहते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है मैनी अ मैन, देखिए मैनी के बाद क्या आया है, नाउन आया है, तो नाउन है सिंगुलर में और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए और एग्जांपल देखते हैं। मोर देन वन बुक वाज स्टोलन, यहाँ पर देखिए मोर के बाद नाउन आया है तो सिंगुलर में है और उसके साथ वर्ब भी है सिंगुलर में। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप मैन की जगह पे मैन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ मैन और बुक के बदले मैन और बुक देना गलत होगा तथा वर्ब वाज के बदले वर देना भी गलत होगा, आप इसे समझ सकते हैं। पॉइंट को पढ़ते हैं। तो सी पॉइंट क्या कहता है, अगर मोर के बाद तथा देन वन के पहले कोई नाउन प्रयुक्त हो तो वह नाउन प्लूरल में नंबर में रहेगा तथा वर्ब भी प्लूरल नंबर में प्रयोग होगा। कैसे, यहाँ पर चलिए हम एग्जांपल समझते हैं। देखिए हम मोर के बाद और देन वन के पहले क्या आया, स्टूडेंट आया है, तो स्टूडेंट एक नाउन है, तो नाउन किस नंबर में होना चाहिए, प्लूरल में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्लूरल में है, तो प्लूरल मतलब नाउन के साथ क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है ना, तो यहाँ पर वेवर एक प्लूरल वर्ब लगा है। तो चलिए यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मोर वर्कमैन, तो यहाँ पर देखिए मोर और देन वन के पहले क्या आया, नाउन आया है और वो नाउन प्लूरल में है, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, तो यहाँ पर हैव एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो चलिए हम अब नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट या फिर नेक्स्ट रूल, कुछ वाक्यों के सब्जेक्ट इन द्वारा जोड़े जाते हैं, जैसे एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ और विथ, इन एडिशन टू एक्सेट्रा, मतलब इनके द्वारा किसी सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे वाक्यों के भर इन शब्दों के पहले प्रयुक्त होने वाले वर्ड के अनुसार होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ही एज वेल एज ही चिल्ड्रन इज ऑनेस्ट, यहाँ पर देखिए एज वेल एज के पहले क्या है, ही है, तो जो वर्ब है वो ही के अनुसार होगा। तो यहाँ पर देखिए ही सिंगुलर है, तो जो वर्ब आया है वो भी सिंगुलर आया है। ठीक है, यहाँ पर चलिए हमें दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए टैक्सी अलॉन्ग विथ 5 पैसेंजर इज ए ट्रेसलेस, यहाँ पर देखिए
अलॉन्ग विथ के पहले क्या आया है, ए टैक्सी आया है, और एक ए टैक्सी मतलब एक टैक्सी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, तो चलिए एक और यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। द स्टूडेंट एज वेल एज देयर टीचर आर प्रेजेंट। यहाँ पर देखिए एज वेल एज के पहले क्या आया है, द स्टूडेंट्स, जो कि प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, चलिए अब हम रूल नंबर 15 को पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 15 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या पहले वाले इंपॉर्टेंट नहीं थे, नहीं वो भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए रूल नंबर 15 को पढ़ते हैं। रूल नंबर 15 क्या कहता है, यदि दो सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जोड़ा जाए तो वर्ब के नंबर और पर्सन अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार कैसे होंगे, तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर आर डिसऑनेस्ट। यहाँ पर देखिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो के द्वारा जोड़ा गया है, तो जो वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राम फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया और ब्रदर्स सेकंड सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ब्रदर जो है वो तो प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब आता है, तो इसीलिए यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर इज नॉट पंक्चुअल। यहाँ पर देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जोड़ा गया है, तो जो इसका सेकंड सब्जेक्ट क्या है, टीचर, तो टीचर क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर चलिए रूल नंबर 16 को पढ़ते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 16 क्या है, नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर रहे या प्लूरल, वर्ब हमेशा ही सिंगुलर नंबर में रहेगा। क्या कह रहा है, चलिए इसे मैं फिर से पढ़ देता हूँ। नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर रहे या प्लूरल, वर्ब सदा ही सिंगुलर नंबर में रहेगा। यहाँ पर देखिए इसका कहने का ये हुआ, अगर किसी वाक्य में नथिंग बट आ गया तो आपको बिन सोचे ही जो वर्ब है वो सिंगुलर नंबर लगा देना है। जैसे यहाँ पर देखिए नथिंग बट वाटर इज सीन, नथिंग बट आ गया तो आपको बिना सोचे वर्ब सिंगुलर नंबर में लगा देना। तो यहाँ पर वर्ब देखिए सिंगुलर आ गया। यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नथिंग बट ट्रीज इज सीन, नथिंग बट आ गया तो वर्ब आपको सिंगुलर लगा देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम रूल नंबर 17 पे आते हैं। चलिए अब हम रूल नंबर 17 को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रूल नंबर 17 क्या कहता है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट ईच एवरी आइदर नाइदर वन एनी वन समबडी नोबडी से शुरू हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर में रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ईच बॉय हैज ए पेन, यहाँ पर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके साथ ईच आ गया है ना, तो जो वर्ब है वो सिंगुलर है, सिंगुलर देखिए हैज का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, एवरीवन वाज प्रेजेंट, एवरीवन तो आ गया तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नो वन इज रेडी टू डू दिस, नो वन आ गया सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, चलिए अब हम रूल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए रूल नंबर 18 क्या कहता है, बोथ मेनी सम और फ्यू प्लूरल हैं, यदि इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो जो वर्ब है वह प्लूरल नंबर में प्रयोग हुआ। जैसे कि यहाँ पर देखिए बोथ ऑफ देम आर रेडी टू गो, यहाँ पर देखिए बोथ आ गया सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सम पर्सन हैव अरेस्टेड, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सम ऑलरेडी ही प्लूरल है, तो सम के साथ प्लूरल है तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, तो हैव क्या है, प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बात करते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नॉन और एनी ऐसे प्रोनाउन हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए नॉन ऑफ देम हैज़ कम बैक, आप नॉन और एनी को मतलब सिंगुलर के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल मान के भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नॉन ऑफ देम, आप यहाँ पर हैज़ लगाए या हैव लगाए दोनों सही रहेगा। एनी ऑफ दोज कार्स, आप यहाँ पर इज लगाए या फिर यार लगाए, बस आपको नॉन और एनी को दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर रूल नंबर 19 में बात करते हैं। रूल नंबर 19 क्या बोल रहा है, यदि दो या दो से अधिक नाउन प्रोनाउन को और नॉर आइदर और से अलग किया जाए तो वर्ब अपने से नज़दीकी आने वाले नाउन और प्रोनाउन के अनुसार होगा। चलिए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, आइदर यू और ही इज़ गिल्टी। यहाँ पर देखिए यू और ही को आइदर और की मदद से अलग किया गया है, तो जो वर्ब है
वो अपने से नज़दीकी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार चेंज हो गया। यहाँ पर देखिए नज़दीकी नाउन या प्रोनाउन कौन है, यहाँ पर ही नज़दीकी प्रोनाउन है, तो इसके साथ वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पर इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। नाइदर राम नॉर सीता हैज़ स्टोलन द वॉच। यहाँ पर देखिए राम और सीता को नाइदर नॉर की मदद से अलग किया गया है, तो जो वर्ब है वो अपने से नज़दीकी यानी कि सीता के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर सीता क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इज़ द चाइल्ड और द पेरेंट टू बी ब्लेम। यहाँ पर चाइल्ड और, यहाँ पर देखिए चाइल्ड और पेरेंट को और की मदद से अलग किया गया है, तो जो वर्ब है वो अपने से पास वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। तो यहाँ पर पास वाला नाउन कौन सा है, चाइल्ड पास वाला नाउन है, तो चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हम रूल नंबर 20 को पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 20 क्या कहता है, यहाँ पर देखिए यदि क्लॉज का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, डेट हो। यहाँ पर क्लॉज किसे कहते हैं, क्लॉज सेंटेंस का वो भाग होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, उसे हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि क्लॉज का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, डेट हो, तो वर्ब उसके एंटीसीडेंट के अनुसार होगा। ये एंटीसीडेंट किसे कहते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु, विच, डेट के पहले आए उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज माई सन। यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, यहाँ पर हु है, और तो इसके पहले कौन सा वर्ड आया है, इसके पहले आया है द बॉय। तो जो द बॉय है वो एंटीसीडेंट हो जाएगा, और एंटीसीडेंट के ही अनुसार से वर्ब का चयन होता है। तो द बॉय क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉयज हु आर प्लेइंग आर माई सन। यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या आया है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आया है द बॉयज, तो जो द बॉयज है वो एंटीसीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर द बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही सब चीज़ लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ आई हु हैव डन दिस। पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो आई है वो एक सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ वाज लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आई के सामने हैव आ जाए या फिर हैज आ जाए तो हमेशा हैव के साथ जाना पसंद करेगा। ठीक है, आई हमेशा हैव के साथ जाना पसंद करेगा, और आई के सामने अगर डू आ जाए या डज आ जाए तो हमेशा डू के साथ जाना पसंद करेगा। ये बात आप हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल को देखते हैं। इट इज़ आई हु हैव डन दिस। यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है हु, इसके पहले कौन सा वर्ड आया है, तो आई आया है, तो आई हो जाएगा एंटीसीडेंट। आई क्या है, आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर देखिए हैव को हमने वर्ब की तरह यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ ही हु हैज डन दिस। यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आया है ही, तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आई नो द बॉयज हु हैव ब्रोकन द ग्लास। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले क्या है, द बॉयज आया है, तो जो द बॉयज है वो तो सिंगुलर है, सॉरी द बॉयज प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब हैव का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ऑन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आए। यहाँ पर इसे एग्जांपल समझते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है हु, तो इसके पहले ऑन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है। यहाँ पर देखिए इसके पहले ऑन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आया ना, 2% क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो ऑफ के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन को ही एंटीसीडेंट माने। तो यहाँ पर जो ऑफ है इसके बाद आने वाला जो वर्ड्स होगा उसको ही आपको एंटीसीडेंट मानना होगा। ठीक है, उसको ही आपको एंटीसीडेंट मानना होगा। तो जो वर्ब है वो हमेशा एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। तो यहाँ पर देखिए 2% क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब डू का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अब रूल नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 21 में यह बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब का निर्धारण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। सामान्यतः जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा ही प्लूरल नंबर में रहता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, राम एंड श्याम आर गोइंग। यहाँ पर राम एंड श्याम, राम और श्याम दो व्यक्ति हो गए, तो इसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है जो कि एक प्लूरल वर्ब है। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही एंड आई हैव डन दिस। ही एंड आई, यहाँ पर दो व्यक्ति हो गए
तो 2 व्यक्ति हो गए तो ये प्लूरल हो गया, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब हम पढ़ते हैं बी पॉइंट को। जब एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन को एक ही वस्तु या व्यक्ति को बोध कराते हैं तो वर्ब सिंगुलर नंबर में आता है। जब एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर में आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ए रेड एंड ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही वस्तु या व्यक्ति की ओर बोध करा रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए, अगर 2 सब्जेक्ट आए, यहाँ पर देखिए 2 सब्जेक्ट ए रेड और ब्लैक काउ आया ना, अगर दोनों के पीछे अगर आर्टिकल लगा हो तो वो अलग अलग व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा हो तो वहाँ पर केवल वो एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर बोध कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, ए रेड एंड ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पर ए रेड है और ब्लैक काउ है, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल है वो एक ही के पहले आया है, तो इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। तो इसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए, ए रेड एंड ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पर आर्टिकल एक ही के पहले आया है, तो वो मतलब एक ही व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, तो एक व्यक्ति के लिए क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब इज का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल, द पोएट एंड द फिलोसफर। एक ही व्यक्ति जो पोएट हैं और फिलोसफर भी हैं, तो एक ही व्यक्ति के लिए क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही पॉइंट लिखा है जो मैंने आपको बताया, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल लगते हैं, द पोएट एंड द फिलोसफर हैव पोएम। यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल है द, वो दोनों सब्जेक्ट के पहले लगा है। यहाँ पर देखिए तो ये 2 व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, तो 2 व्यक्ति के लिए क्या लगता है? हमेशा ही प्लूरल वर्ब लगता है। तो यहाँ पर देखिए हैव प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट वाला, द पोएट एंड द फिलोसफर हैज कम। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो एक ही के पहले लगा है, तो एक ही के पहले लगा है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक ही व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, तो एक ही व्यक्ति के लिए क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब यहाँ पर हैज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम इसी पॉइंट की ओर बात करते हैं। जब 2 अंक यानी नंबर को एंड से जोड़ा जाए और उनके बाद वर्ब आए तो वह वर्ब सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में किसी एक में रह सकता है। यहाँ पर देखिए जैसे 2 and 2 is 4, और आप इसे 2 and 2 are 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप हमेशा ही 2 and 2 के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें, क्योंकि ये ज़्यादा ही कॉमन है। ठीक है, लेकिन आप 2 and 2 के साथ अगर आर का भी प्रयोग करेंगे ना तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप सिंगुलर वर्ब ही लगाएं। ये वही पॉइंट लिखा हुआ है नोट में, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम डी पॉइंट की ओर बात करते हैं। यहाँ पर डी पॉइंट क्या बोल रहा है? कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जो एंड से जुड़े रहते हैं और प्रयोग में बराबर एक साथ आते हैं, मानो एक नाउन दूसरे का जोड़ा हो। ऐसे वाक्यों के वर्ब सदा सिंगुलर नंबर में रहते हैं, क्योंकि उनसे क्या होता है ना, एक ही वस्तु या भाव विशेष का बोध होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश। राइस एंड करी, जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं दाल और चावल, तो ये ऐसा लग रहा है ना कि ये एक दूसरे का जोड़ा है, तो ऐसे के साथ क्या होगा ना, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इसका ट्रिक यही है कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो दोनों शब्द आए हैं ना वो एक दूसरे का जोड़ा है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, ब्रेड एंड बटर इज रिच फूड। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ब्रेड एंड बटर एक दूसरे का जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं, विस्की एंड सोडा वाज सर्व इन द पार्टी। विस्की और सोडा एक दूसरे का जोड़ा है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक्सेप्शन बता देता हूँ, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। यहाँ पर देखिए टाइम एंड टाइड, ऐसा तो लग रहा है कि ये एक दूसरे का जोड़ा है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, इसके लिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा है। यहाँ पर यस या यस नहीं लगा वेट के आगे, तो इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो ये सेंटेंस अगर आपको कहीं मिले तो आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगाएं। इस पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर देखिए, इन वाक्यों में वर्ब प्लूरल नंबर में है क्योंकि एंड से जुड़े 2 नाउन अलग अलग 2 थिंग या पर्सन का बोध करा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा लगेगा कि ये एक दूसरे का जोड़ा नहीं है। जैसे एग्स एंड मिल्क, यहाँ पर एग्स एंड मिल्क दो या समान हो गए, तो इसके साथ आर लगेगा क्योंकि ये 2 वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स। यहाँ पर वाटर एंड ऑयल 2 वस्तु हो गए, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब डू का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर बात करते हैं। यहाँ पर यदि सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए और उनमें से एक के पहले भी ईच एवरी नो का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर नंबर में रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए,
ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज़ इक्वल राइट्स। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया, ईच आ गया, तो जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, द नो बॉय एंड नो गर्ल वाज प्रेजेंट हियर। यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट है और इसके पहले नो आ गया, तो जो वर्ब है वह सिंगुलर में रहेगा। यहाँ पर वाज एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। यहाँ पर देखिए एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वाज गिवन फूड। यहाँ पर क्या लिखा है, किसी एक के पहले, अगर किसी एक के भी पहले एवरी, ईच या फिर नो आ गया ना, तो भी सिंगुलर नंबर में ही वर्ब रहेगा। यहाँ पर देखिए एक के पहले आ गया है एवरी, तो इसके साथ जो वर्ब है वह सिंगुलर लगा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब हम रूल नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए रूल नंबर 22 क्या कहता है, यदि सब्जेक्ट के बाद एपोजिशन का प्रयोग हो। एपोजिशन किसे कहते हैं, जो वर्ड दो मतलब कॉमा के बीच में रहे। जैसे यहाँ पर राम सिंह, दो कॉमा के बीच में है ना, तो ये एपोजिशन हो जाएगा। यदि सब्जेक्ट के बाद एपोजिशन का प्रयोग हो तो वर्ब सदा एपोजिशन पद के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं, आई राम सिंह एम एन हॉनेस्ट मैन। यहाँ पर देखिए राम सिंह क्या हो जाएगा, अपोजिशन, तो इसके पहले वाला वर्ड कौन सा है, आई के साथ क्या लगता है, एम। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं, सी योर वाइफ नोज द फैक्ट। यहाँ पर देखिए योर वाइफ क्या हो जाएगा, अपोजिशन, तो इसके पहले आने वाला वर्ड क्या है, सी, तो जो वर्ब होगा वह सी के अनुसार होगा। सी क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब नोज का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए नो के आगे यस लगा दिया गया है, तो यस इसे सिंगुलर बना दिया गया है। ठीक है, चलिए हम अब यहाँ पर रूल नंबर 23 को पढ़ते हैं। रूल नंबर 23 में हमें डेयर और नीड के प्रयोग के बारे में बताया गया है कि इसका प्रयोग कैसे कैसे हो सकता है। इसका पहला प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब की तरह हो सकता है। जैसे कि प्रिंसिपल वर्ब किसे कहते हैं, जैसे मतलब जो मूल वर्ब होता है उसको हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पर गो, ईट, लाफ, ये सब मूल वर्ब हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब की तरह हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए ही नीड्स ए पेन। यहाँ पर देखिए ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ नीड के आगे हमने यस लगा के नीड को भी सिंगुलर बना दिया। यहाँ पर देखिए जैसे आई डू नॉट नीड योर हेल्प, आई क्या है, प्यूरल है, तो इसके साथ ये प्यूरल है ना, तो इसके साथ देखिए हमने नीड ही लगा है, क्योंकि इसके आगे यस या यस नहीं लगा, तो इसलिए नीड जो है वो प्यूरल हो गया। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सी डेयर्स टू गो देयर। यहाँ पर देखिए सी क्या है, सिंगुलर, तो इसीलिए डेयर के आगे यस लगा के इसको भी सिंगुलर बना दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बी पॉइंट है, आप इसका प्रयोग मॉडल एक्जुलरी वर्ब की तरह भी कर सकते हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एक्सेट्रा, ये सब मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। आप डेयर और नीड का प्रयोग मॉडल एक्जुलरी वर्ब की तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, इस स्थिति में डेयर नीड का नेगेटिव डेयर नॉट और नीड नॉट होगा। आप इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सबके साथ डेयर नॉट और नीड नॉट का ही प्रयोग करेंगे। आप इसके आगे डेयर्स नॉट और नीड नॉट नहीं लगाएंगे, नीड्स नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जांपल देखते हैं, ही डेयर नॉट गो देयर, इसका हमने नेगेटिव बनाया है, तो इसके साथ हमने डेयर नॉट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सी नीड नॉट से एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस नीड के आगे आप यस नहीं लगा सकते, यही इसका रूल लास्ट में लिखा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए ही डेयर नॉट गो देयर, आप इसको ऐसे बनाए, या फिर ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, आप दो प्रकार से इसका बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ऐसे नहीं बना सकते ही डेयर्स, आप इसके आगे यस या यस नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए अब हम रूल नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 24 क्या बोल रहा है, देयर से आरंभ होने वाले वाक्यों के वर्ब उनके असली सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए देयर इज ए बॉय, इसका असली सब्जेक्ट क्या है, द बॉय, द बॉय क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए देयर आर नो बुक्स इन द बॉक्स, यहाँ पर असली जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बुक्स है, तो बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए और एग्जांपल देखते हैं, इज देयर अ कार देयर। यहाँ पर देखिए जो असली सब्जेक्ट है वो क्या है, अ कार, अ कार क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया है। ठीक है, और चलिए हम रूल नंबर 24 को पढ़ते हैं। रूल नंबर 25 क्या बोल रहा है, फॉर्मर लेटर फॉलोइंग और अंडरसाइन। अंडरसाइन का मतलब होता है साइन करना, और फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, और लेटर का मतलब होता है बाद में वाला। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके, फॉर्मल लेटर फॉलोइंग और अंडरसाइन का प्रयोग प्रोनाउन की भांति नाउन के बदले होता है। जब यह सिंगुलर नाउन के बदले प्रयोग होता है तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर लगता है, और जब ये प्लूरल नाउन के बदले प्रयोग होता है तो वर्ब जो है वो भी प्लूरल लगता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखिए,
बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट हैव नॉट कम टूडे। द फॉर्मर इज इल एंड द लेटर आर एब्सेंट। यहाँ पर देखिए बोथ द टीचर, तो टीचर के लिए क्या प्रयोग हुआ है, यहाँ पर देखिए फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब ही होता है पहले, तो पहले के लिए क्या है, द टीचर। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्मर वर्ड आया है वो टीचर के लिए आया है, तो द टीचर क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेटर की बात करते हैं, तो लेटर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए प्रयोग हुआ है, तो जो स्टूडेंट्स है वो प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए हम और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ न्यू स्टूडेंट। जो फॉलोइंग वर्ड हुआ है वो न्यू स्टूडेंट के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसके साथ क्या लगेगा, स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट्स है, तो न्यू स्टूडेंट क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए और एग्जांपल देखते हैं। द अंडर साइन रिक्वेस्ट बाय द प्लीजर ऑफ योर कंपनी टुडे एट 4 AM। यहाँ पर साइन किसके द्वारा किया गया है, केवल राकेश की ओर, राकेश द्वारा किया गया है, तो जो राकेश है वो क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब रिक्वेस्ट का प्रयोग किया है। यहाँ पर रिक्वेस्ट है, इसके आगे हमने यस लगाया है, तो इसीलिए ये सिंगुलर बन गया है। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द अंडर साइन रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी टुडे एट 4 AM। यहाँ पर साइन किसके द्वारा किया गया है, राकेश और रीना। राकेश और रीना के जब साइन किया गया है, तो जब वर्ब है वह भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट के आगे हमने यस या यस नहीं लगाया, इसलिए ये जो रिक्वेस्ट है वह प्लूरल वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, फॉर्मर लेटर फॉलोइंग अंडर साइन में यस या यस लगाकर इसे प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लास्ट रूल की ओर बात करते हैं। यहाँ पर लास्ट रूल क्या कहता है, एज फॉलो, एज रिगार्ड तथा एज कंसर्न के बदले एज फॉलो, एज रिगार्ड तथा एज कंसर्न नहीं दिया जा सकता, चाहे इनके साथ सिंगुलर नाउन रहे या प्लूरल नाउन। यहाँ पर देखिए द चीफ पॉइंट्स आर एज फॉलोज। आप एज फॉलोज की जगह एज फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर देखिए द डिस्क्रिप्शन द डिस्क्रिप्शन इज एज फॉलोज। यहाँ पर आप एज फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि इसका सिंपल मतलब है कि आप इसके यस को नहीं हटा सकते। यहाँ पर जो यस है ना, इसको आप नहीं हटा सकते, चाहे इनके साथ सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यू, ही एंड आई डैश फ्रेंड। यहाँ पर जो ही है वो यहाँ पर एपोजिशन हो जाएगा, तो एपोजिशन के पहले जो वर्ड्स आता है उसके हिसाब से वर्ब लगाया जाता है। तो यू क्या है, यू के साथ क्या आता है, यू के साथ आता है आर, यहाँ पर आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द वाटर ऑफ दिज रिवर, द वाटर ऑफ दिज रिवर डैश डर्टी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आया है, सबसे पहले आया है नाउन, उसके बाद आया है प्रीपोजिशन, उसके बाद आया है नाउन आया है। तो जो वर्ब होगा वो पहले नाउन के अनुसार से होगा। तो जो पहला नाउन क्या है, द वाटर, तो द वाटर क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ पहला, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा इज। यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है द मैंगोज इन द ट्री। ये भी सेम दूसरे की तरह ही है, द मैंगोज इन द ट्री डैश नॉट राइप। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आया है, सबसे पहले आया है नाउन, उसके बाद आया है प्रीपोजिशन, उसके बाद आया है नाउन। तो जो वर्ब होगा वो पहले नाउन के अनुसार होगा। तो द मैंगोज क्या है, द मैंगोज है प्लूरल, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए द पीपुल क्या है, द पीपल है प्लूरल, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए द कलर क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, द वॉइस ऑफ द सिंगर, तो यहाँ पर द वॉइस क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाफ ऑफ द मैंगोज डैश रोटेन। तो यहाँ पर देखिए जो हाफ ऑफ है ये मतलब कोई क्वांटिटी को दर्शा रहा है, तो ऐसे वर्ड के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द मैंगो के हिसाब से वर्ब का प्रयोग होगा, तो द मैंगो क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हाफ ऑफ द मैंगोज। यहाँ पर हाफ ऑफ के बाद क्या है, द मैंगोज क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ के बाद क्या है, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट क्या होगा, प्लूरल, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव लगेगा। यहाँ पर जैसे ए लॉट ऑफ शुगर, यहाँ पर शुगर क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग लगेगा। यहाँ पर देखिए ए नंबर ऑफ बॉयज, ए नंबर ऑफ मतलब बहुत बॉयज, तो यहाँ पर देखिए हैव लगेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पर देखिए द आ गया, तो ये मतलब
किसी निश्चित संख्या की ओर बोध करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर निश्चित संख्या के लिए क्या लगता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब इज लगता है, यानी हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 30 देखते हैं। 40% ऑफ द स्टूडेंट डैश फेल्ड इन द एग्जाम। यहाँ पर देखिए ऑफ के पहले परसेंट आ गया, तो जो वर्ब होगा वो ऑफ के बाद आने वाले वर्ड के अनुसार रहेगा। ऑफ के बाद आने वाला वर्ड कौन सा है, द स्टूडेंट। तो यहाँ पर द स्टूडेंट जो है वो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स लगा है यहाँ, तो मतलब प्यूरल है, तो प्यूरल के साथ क्या आएगा, प्यूरल वर्ब हैव। यहाँ पर देखिए द परसेंटेज ऑफ द फेलर इज, या फिर यहाँ पर देखिए द परसेंटेज क्या है, मतलब द यहाँ पर जो आर्टिकल है वो द लग गया। द मतलब कोई निश्चित संख्या की ओर बोध करा रहा है, तो निश्चित संख्या के लिए क्या लगता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन डैश अराइविंग सून। यहाँ पर देखिए ए बैंड मतलब क्या होगा, यह सिंगुलर कनेक्टिव नाउन है, उसके बाद ऑफ आया है, उसके बाद आया है प्लूरल नाउन, ठीक है। तो जो क्या बोलते हैं वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि मैंने आपको रूल में ही बताया था अगर कहीं पर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन मिल जाए तो आपका जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर इज लगेगा। यहाँ पर देखिए सेम ए टीम ऑफ डॉक्टर्स, यहाँ पर टीम आ गया तो मतलब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ पर देखिए द जूरी, इसको हमने प्लूरल मान के प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पर जो इसका प्रोनाउन है ये यहाँ पर प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर प्लूरल क्या है, वर्ब लगेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 40 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए 50 माइल्स मतलब कोई एक निश्चित दूरी है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो यहाँ पर इज हो जाएगा, ठीक है। 10 किलोज मतलब एक निश्चित वजन, तो यहाँ पर भी इज हो जाएगा। शिप आफ्टर शिप डैश सेलिंग बाय। यहाँ पर शिप आफ्टर शिप मतलब किसी एक नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जा रहा है, तो वर्ब क्या होगा, हमेशा ही सिंगुलर रहता है इस केस में। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ब है यहाँ पर वो आज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब लेक्चर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। इसका नोट्स और आप इसका प्रैक्टिस शीट हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।